रिसर्च मेथोडोलॉजी का। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम पर आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर यही बताया जाता है कि संदर्भ कैसे दिया जाए, जैसे किताब का नाम पहले आएगा या लेखक का नाम पहले आएगा, प्रकाशक का नाम कहाँ पर रहेगा, प्रकाशन वर्ष कैसे उद्धृत होगा और फिर संख्या का उल्लेख कैसे किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि इसी तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। और कामा फुल स्टॉप वगैरह तो आप पहले से ही जानते हैं, वो चीज़ उसमें शामिल है। लेकिन ज़्यादातर शोध के नाम पर या शोध की मेथोडोलॉजी के नाम पर यही बताया जाता है कि कैसे आप उदाहरण देंगे, जिन चीज़ों को आप पढ़ेंगे अपने शोध के लिए, उससे आप नोट्स कैसे लेंगे और फिर उसका आपके रिसर्च पर शोध में इस्तेमाल कैसे करेंगे। यद्यपि रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी अर्थ वो है नहीं जिस ढंग से हमारे यहाँ ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम पर पढ़ाया जाता है। अगर आप ध्यान दें तो मेथोडोलॉजी का मतलब, या जिसको आपके व्याख्यान में रखा गया शोध प्रक्रिया, और उसी से जोड़ करके हम अगर आप मेथोडोलॉजी के बारे में सोचें तो उसका मतलब ये है कि वो क्या तरीका है जिसके सहायता से हम अच्छा शोध कर सकते हैं। शोध के द्वारा जो ज्ञान हम निर्मित करते हैं अपने शोध में, उसका तरीका क्या, उसकी पद्धति क्या, वो कैसे वो ज्ञान अर्जित होगा, निकलेगा। अगर आप व्यापक अर्थ में देखें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का यही है। और इसीलिए कई बार रिसर्च मेथोडोलॉजी और जिसको आप एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, ज्ञान मीमांसा, इनमें बहुत गहरा संबंध है। सिर्फ उदाहरण देने के तरीके को रिसर्च मेथोडोलॉजी कहना बिल्कुल गलत है। ये बात जरूर है कि ज़्यादातर वही बताया जाता है। इसलिए जो पहली चीज़ जहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं शोध प्रक्रिया के बारे में विचार विमर्श करने की, और आप हमारे शिक्षक साथी को जानते हैं, विद्यार्थियों के लिए शायद भी ज़्यादा बातें उपयोगी होंगी, वो ये है कि हमारा जो भी विषय है उस विषय में हम कैसे ज्ञान में कुछ नया जोड़ें। क्योंकि रिसर्च का, शोध का मतलब ही है कि आपके विषय में अभी तक जो उपलब्ध ज्ञान है उसमें क्या कुछ नई वृद्धि आप कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो फिर आपको PhD उपाधि दी जाती है, कम से कम सिद्धांत रूप में चाहिए। अब व्यवहार में क्या होता है वो एक अलग चीज़, व्यवहार में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो होना चाहिए या जो अच्छे संस्थानों में विश्वविद्यालयों में होता है वो ये है कि रिसर्च का, शोध का मतलब है अपने विषय में पहले से उपलब्ध ज्ञान में कुछ नया ज्ञान जोड़ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि रिसर्च वास्तव में कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने विषय में अभी तक जो ज्ञान उपलब्ध था उसमें कुछ नया हमने जोड़ा जो उस तरह से पहले लोगों को नहीं मालूम। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं और जिनसे आप वाकिफ हैं, उसकी विस्तार में मैं चर्चा नहीं करूँगा। कि एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि आपके विषय में या आपके शोध का जो विषय है उस पर अभी तक जो भी अध्ययन हुआ है, चाहे शोध के रूप में हो, पुस्तक के रूप में हो या लेख के रूप में हो, उससे आपको परिचित होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके विषय पर अभी तक क्या काम है। और उसके पीछे बिल्कुल सीधी सी सामान्य सोच यही है कि हम तब तक कुछ नया नहीं कर सकते जब तक हमें ये न मालूम हो कि हमसे पहले इस विषय पर क्या किया जा सकता। तो ज्ञान शोध से तो उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। हमारे विषय में या हमारे शोध के विषय में पहले से जो ज्ञान उपलब्ध है
उसको जान करके उसमें हम कुछ नया जोड़ सकते हैं। लेकिन उसको जाने बिना अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हो सकता है कि हमें लगे कि हमने कुछ नया महत्वपूर्ण कार्य किया है, लेकिन वैसा कार्य कई और लोग पहले कर चुके हैं। इसलिए ये कहा जाता है, बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि किसी भी विषय के, और इसका संबंध किसी एक विषय से नहीं, ये साहित्य से है या सोशल साइंस से है या साइंस से है, सबसे कहीं भी किसी विषय में आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें पहली जरूरत यही है कि हम ये जाने कि अभी तक इस पर क्या काम है। लेकिन अगर आप विद्यार्थियों की दृष्टि से सोचें तो कई बार, और खास तौर से मान लीजिए आप एमए कर रखा है, आप आगे भविष्य में रिसर्च करना चाहते हैं, और शिक्षकों की दृष्टि से कि हम किन विषयों पर अपने विद्यार्थियों से रिसर्च कर रहे हैं, तो मेरा जो अनुभव रहा है, हो सकता है कि उचित हो सकता है उचित ना भी हो, वो ये रहा है कि मैं ये कोशिश करता हूँ, दो चीज़ें करता हूँ। ये मैं अपने विद्यार्थी से जानना चाहता हूँ कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, और फिर मैं ये कोशिश करता हूँ कि उस क्षेत्र में वो कौन से बिंदु हैं जहाँ पर अभी नया काम करने की ज्यादा संभावना है। क्योंकि आपका कोई विषय हो, आप देखिए कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं इन पर पहले ही बहुत ज्यादा काम हो चुका है, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी होती हैं, बहुत सारा रिसर्च हो चुका होता है, और इसे कितने इतना ज्यादा उसमें काम हो चुका है कि कई बार अच्छा से अच्छा विद्यार्थी बहुत परिश्रम करने के बाद भी उसमें कुछ नया नहीं करता। इसे कहते हैं कि उसमें इतनी खेती आपने की कि जमीन बंजर है, अब उसमें से कुछ नया निकलने की गुंजाइश नहीं। तो ये एक शिक्षक के रूप में मुझे लगता है कि हम लोग, कम से कम मैं इस पर सोचता हूँ, ध्यान देता हूँ कि विद्यार्थी को एक ऐसा विषय दिया जाए जिस पर अभी उतना काम नहीं। अगर ऐसा विषय हम देंगे तो कम परिश्रम से भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकाल सकते। लेकिन अगर हम ऐसा विषय देते हैं जिस पर पहले ही बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो बहुत परिश्रम करने के बाद भी और बहुत प्रतिभाशाली होने के बाद भी कुछ उल्लेखनीय नया उसमें निकालने की गुंजाइश बहुत कम है। तो पहली चीज मेरा जो अनुभव रहा है वो ये कि हम, और उसमें एक चीज और ध्यान देनी चाहिए हमें भी और विद्यार्थियों को भी, कि कुछ विषय हमें बड़े प्रिय होते हैं। जैसे साहित्य तो कहते हैं फला का हमें बहुत पसंद है, मैं तो उसी पर पीएचडी करूँगा या करूँगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपको बहुत पसंद है, या कोई क्षेत्र भी हो सकता है, उस पर आप पीएचडी करें, क्योंकि अगर आप उस पर पीएचडी करेंगे तो उसके प्रति आपकी अरुचि पैदा होगी, तो उसको ग्रहण कीजिए और उसको छोड़ पीएचडी करने की उस पर आप विश्वास मत कीजिए। उसके बजाय एक ऐसा विषय चुनिए जिस पर एक बार भी हल चला के अगर कुछ सीख दिया जाए तो ठीक है, कम परिश्रम से भी जहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें आप निकाल सकते हैं, उस विषय का हम लोगों को चुनाव करना चाहिए, और उससे कुछ नया निकालने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ये बहुत सामान्य चीजें हैं, और मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में हमारे विद्यार्थी भी और शिक्षक के रूप में हम लोग भी इन समस्याओं का सामना करता है। आइए, मैं याद ही कर रहा था आपको कि आप गोचर को नहीं बोले, तो किसी ने कहा कि आप गोचर रूप से मौजूद है, तो आप आ गए। तो मैं ये कह रहा था कि ये कुछ सामान्य चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। एक चीज और इसका संबंध बहुत व्यवहारिक मुद्दों से है, उससे आगे की चीजों की चर्चा में थोड़ी देर में करूंगा। हमने देखा कि अक्सर हमारे, और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, शोध का विषय बहुत बड़ा है, वो बिल्कुल गलत है। उसमें विद्यार्थियों से ज्यादा हम लोग उसके गुनाहगार हैं। शोध का विषय बहुत छोटा देना चाहिए।
बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए, बस एक चीज पर आप। क्योंकि अगर आपने कहा ऋग्वेद काल से लेके आप 22वीं शताब्दी तक देख गए, तो बेचारा यहाँ से वहाँ तक भागता दौड़ता रह जाएगा, नाम गिनाने में ही उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, कुछ भी नया उल्लेखनीय गुणवत्ता के बारे उसके शोध से नहीं निकले। इसलिए बेहतर ये है कि बिल्कुल एक छोटा सा फोकस्ड टॉपिक आप चुनिए, विद्यार्थी को कहिए उस पर काम कीजिए और इस पर ज़्यादा इंटेंसिव क्वालिटी वर्क कीजिए आप। इसमें अगर आप अपना समय देंगे तो हो सकता है कुछ आप ऐसी नई चीज़ें निकालें जो आपसे पहले के लोगों की पुस्तकों में, उनके शोध में नहीं है। विषय ज़्यादा बड़ा कर देंगे, उसका निर्वाह नहीं होगा और किसी तरह से उसकी खाना पूरी हो जाएगी और ये लगेगा कि सर पर दौड़ करके विद्यार्थी ने किसी तरह से उसको पूरा कर। एक चीज़ सीए, विषय जितना फोकस हो, जितना छोटा हो, उतना अच्छा। अगली चीज़ मुझे लगता है खास है, जो शोध का विषय है, अगर मान लीजिए आपकी पीएचडी के सिनॉप्सिस के 5 चैप्टर्स, तो मुझे लगता है कि 3 चैप्टर्स आपके शोध के विषय पर ही होंगे। ज्यादातर हमने देखा है कि वो ऋग्वेद काल में क्या था, मध्य काल में क्या था, उसका सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ क्या था, 3-4 चैप्टर इसी में निकलते हैं। मूल विषय तक आते आते तो उसकी सांस ही पड़ जाती है। पूरे शोध में जो मूल विषय है, कई बार मैं देखता हूँ जैसे आप थीसिस आती है मूल पास, उसमें भी दिखाई पड़ता है कि मूल विषय पर केवल एक चैप्टर और बाकी सब कुछ इधर उधर लाए बाएं, वो भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं। अगर सामान्य रूप से आप मान लें कि आप किसी के शोध में 5 चैप्टर्स हैं, तो कम से कम 3 चैप्टर्स जो शोध का विषय है उसी पर केंद्रित होना चाहिए। इधर उधर की चीज़ें जितना हम कम कर सकें उतना बेहतर। इस पर भी हमें भी ध्यान देना चाहिए, तो हमारे विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा बेहतर सार्थक होता है अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि चैप्टराइजेशन और सिनॉप्सिस तैयार करने के बाद उसमें हमारी ही ज़्यादा होगी, हम ही बताते हैं विद्यार्थियों कि आपका विषय होगा और इसकी सिनॉप्सिस होगी और उसके चैप्टर्स। वो अगर हमारी तरफ से इस तरह के पहल हो तो विद्यार्थी के लिए बड़ी सुविधा हो जाती है। अब ये बात अलग है कि उसके बाद भी कौन क्या कैसा काम कर रहा है, लेकिन हम एक शिक्षक के रूप में जो कर सकते हैं वो कम करना चाहिए। अब विद्यार्थी उसमें कितना परिश्रम करता है, कितना समय देता है, ये उसका पक्ष। अगर कुछ समय देगा तो अच्छा भी कर सकता है, नहीं देगा तो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे होती चलती है। जो अगली चीज़ इस संदर्भ में मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है वो जो ज़्यादा खास है वो ये है कि अलग अलग विषयों की शोध प्रक्रिया एक जैसी नहीं, जबकि सामान्य रूप से हमारे यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम पर या शोध प्रक्रिया के नाम पर लगभग एक ही जैसी चीज़ें बताई। अब जैसे मान लीजिए हम और जैसा मुझे बताया गया कि इसमें साहित्य के अलावा सोशल साइंस की भी बात है जी जी। तो सोशल साइंस की शोध प्रक्रिया या रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होगी वो शोध प्रक्रिया या रिसर्च मेथोडोलॉजी साहित्य की नहीं, और यही नहीं साइंस की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो एक समय के बाद सोशल साइंस की होगी, और सोशल साइंस की जो मेथोडोलॉजी होगी वो साहित्य या कलाओं के रिसर्च की भी मेथोडोलॉजी नहीं होगी। जबकि इस फर्क पर न तो चर्चा की जाती है न तो उस तरीके से पढ़ा जाता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग विषय की जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार ही उसके शोध की पद्धति या प्रक्रिया निर्धारित होगी। ये नहीं होगा कि एक ही जूता आप ले लें और सभी के पाँव में
मेथोडोलॉजी आपने बना ली, लेकिन किस विषय के लिए है मेथोडोलॉजी, वैर कौन सा है, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। उससे कई बार लाभ कम और नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए क्योंकि तीन क्षेत्र तो प्रमुख नहीं हमारे यहाँ, एक साइंस का है, दूसरा सोशल साइंस का है और तीसरा कला और साहित्य। इस पर बिल्कुल गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है कि इनकी शोध प्रक्रिया, इनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या एक ही हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि उनका विषय का जो स्वरूप है वो अलग है, और इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। जैसे अगर आप साइंस की बात करें, विज्ञान का जो स्वरूप है उसका संबंध किसी न किसी ऑब्जेक्ट से है, जिसका जो चीज़ बाहर, नेचुरल साइंसेस जिसे लिया, आप चाहे मनुष्य की शरीर की एनाटॉमी का अध्ययन कर रहे हैं या प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है जिसका आप अध्ययन करते हैं, उस पर प्रयोग करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं और प्रयोग से निकलने वाले अलग अलग जो परिणाम हैं उनके आधार पर कुछ एक विशेष प्रकार का ज्ञान आप अर्जित करते हैं। वो ये करते हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो उसका ये परिणाम निकलता है। तो साइंस के विद्यार्थियों के आप लोग जानते हैं, लेकिन खास चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, साइंस में जिस चीज़ पर हम रिसर्च करते हैं, जिस चीज़ से हम ज्ञान निकालते हैं, वो ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर, और जो चीज़ बाहर है उसका हम अध्ययन। तो दो चीज़ें बड़ी खास हैं और इस पर हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे। एक तो है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरी चीज़ है सब्जेक्ट, वस्तु और कर्ता, इस तरह का जवाब कर सकते हैं। तो साइंस में जो भी रिसर्च होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पर केंद्रित है, और जो रिसर्च करने वाला है वो सब्जेक्ट है, करता है, जो उसका शोध करता है, रिसर्च करता है। सामान्य रूप से लंबे समय तक साइंस में ये माना जाता था, साइंस के रिसर्च में जो साइंटिस्ट है, जो शोध करने वाला है, जिसको आप दर्शन की भाषा में सब्जेक्ट कहेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो संबंध हम करेंगे, तो उसको अपने शोध को लेकर बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए। ये हम लोगों को पढ़ाया कि शोध में उसकी अपनी कोई पसंद या नापसंद नहीं होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट के अध्ययन से या उस पर प्रयोग करने से जो भी परिणाम निकलते उसमें शोध करने वाले की कोई पसंद नहीं होनी चाहिए। उसकी सोच, उसकी समझ, उसका दृष्टिकोण उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कहा गया कि उसको बिल्कुल न्यूट्रल आप होना चाहिए। और इसीलिए लंबे समय तक साइंस में दावा किया जाता है कि साइंस का जो ज्ञान वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, जिसमें उस ज्ञान को उत्पादन करने वाले का की पसंद नापसंद की कोई बिल्कुल तटस्थ। और इसीलिए साइंस का जो ज्ञान है वो यूनिवर्सल नॉलेज है, सार्वभौम ज्ञान। तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि आपके लिए सही है, दूसरे के लिए गलत। अब अगर ग्रेविटी का सिद्धांत है तो वो भारत के लिए भी सही है, इंग्लैंड के लिए भी सही है, अगर सही है तो हमारे लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है। इस अर्थ में साइंस के ज्ञान के लिए कहा गया है यूनिवर्सल नॉलेज है, वो देश का निरपेक्ष है, यहाँ तक उस ज्ञान को जिसने पैदा किया उससे भी निरपेक्ष है, इसीलिए उसको ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। तो अगर आप साइंस के रिसर्च की प्रक्रिया या टेक्नोलॉजी के बारे में पूछें तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी जिस पर हम रिसर्च करते हैं वो, और सब्जेक्ट जो रिसर्च करने वाला है, उसके बीच का जो संबंध है
कोई एक खास तरह का सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट की कोई व्यक्तिगत अभिरुचि की कोई छाप आपको ऑब्जेक्ट के आधार पर नहीं है। ये चीज़ लोग जानते हैं, लेकिन इसको बताना इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि हम जब सोशल साइंस की रिसर्च की बात करें तो और फिर साहित्य या कलाओं के संबंध में जो रिसर्च होते हैं उसकी बात करेंगे तो उससे इसका एक संबंध आपको दिखाई देगा और उस संबंध का एक अपना इतिहास है और इतिहास के पीछे की तरफ अगर हम न जाए लेकिन जिससे हमारा सीधा संबंध बनता है उसी तक अगर हम अपने को समझते हैं तो उस इतिहास का संबंध मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के यूरोप के इनलाइटनमेंट से बनता है। ये रीजन है। आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में विज्ञान के उत्कर्ष की शताब्दी, विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास वहाँ पर दिखाई और मनुष्यता के समूचे इतिहास में पहली बार ये होता है कि विज्ञान का जो ज्ञान वो सबसे ऊपर उठता है, सर्वोच्च ज्ञान की, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान की, सबसे सार्थक और उपयोगी ज्ञान की विज्ञान की दृष्टि। कुछ लोग ये कहते हैं कि उससे पहले का जो समय था समाज उसमें जो हैसियत ईश्वर की हो लगभग वही हैसियत 18वीं शताब्दी के बाद विज्ञान में। विज्ञान एक तरह से आधुनिक युग का एक नया ईश्वर जिसका डंका चहुओर बज, जिसके ज्ञान को प्रश्नांकित करने का साहस किसी में नहीं। वो यूनिवर्सल नॉलेज है तो है, आपको पसंद है नहीं पसंद है उससे क्या करते हैं, उसको आपको स्वीकार करना। आप सोचिए कि जो ईश्वरीय ज्ञान है उसके बारे में भी एक लंबे समय तक ऐसी बातें कही जाती हैं। इसीलिए साइंस के जो अध्येता हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस या फिलॉसफी के जो अध्येता हैं, वो विज्ञान के बारे में बात कहते हैं कि आधुनिक युग का ईश्वर तो विज्ञान, क्योंकि वो सब कुछ लिखे हैं। विज्ञान के शोध की रिसर्च की जो विज्ञान का जब वर्चस्व स्थापित किया, दूसरे जो विषय थे उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। विज्ञान के इस बड़े दावे के सामने काम होता है तो उनको लगा कि विज्ञान जो करता है, विज्ञान की जो मेथोडोलॉजी है, ज्ञान अर्जन, उसको हमें भी अपनाना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि 19वीं सदी तक आते आते समाज का अध्ययन करने वाले जितने विषय थे जिनको पहले हम लोग शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र वगैरह, उनको लगा कि हमारी अहमियत तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हम भी अपने साथ विज्ञान नहीं हो। तो हमारे यहाँ सोशल साइंस कोई विज्ञान नहीं, और इसलिए हुए कि उनके ऊपर दबाव था कि अगर हम समाज के अध्ययन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को विज्ञान नहीं कहेंगे तो हमारी हैसियत जो है साइंस के सामने नीचे रहेगी। ये जो ज्ञान की जो हायरार्की बनी पदार्थ जिसमें सबसे ऊपर साइंस थी, उसका ऐसा दबाव हुआ कि सोशल समाज का अध्ययन करने वाले जो विषय उन्होंने भी अपने को विज्ञान कहना शुरू किया। अब जब समाज का अध्ययन करने वाले विद्याओं ने अपने को विज्ञान कहना शुरू कर दिया तो सबसे बड़ी नसीहत साहित्य और कला का अध्ययन और अध्यापन करने वाले उनको लगा कि हम तो किसी दिन में नहीं गए, हम क्या करें, न तो समाज का अध्ययन करने हैं न तो प्रकृति का अध्ययन करने हैं, हम हमारी जगह कहाँ बनी उस ज्ञान के प्रदान करते तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। और इसीलिए यूरोप में कहा गया और जिसका असर आज के बने है कि साहित्य और कलाएं ज्ञान नहीं, इससे कोई ज्ञान नहीं। इसलिए साहित्य और कलाओं को ज्ञान के लिए जैसे कहा जाता है कि वो चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं है, सूरज से रोशनी का, तो साहित्य और कलाओं को जो भी ज्ञान मिलेगा
वो आया सोशल साइंस, साइंस से आया। ये मूल ज्ञान साइंस का है, फिर वो सोशल साइंस में आता है। और सोशल साइंस से फिर साहित्य और कला वाले भी सुधार लेकर इस सब से सवाल है क्या करें। तो इसीलिए आप देखिए कि साहित्य और कलाओं का अध्ययन करने वाले जितने भी अनुशासन उन्होंने भी बनता है क्या न करता है क्रिटिकल स्टडी कहते हैं। क्रिटिकल स्टडी आप शेक्सपियर और बेटर में बना, वो क्रिटिकल स्टडी की जो प्रवृत्ति का जो चलन है वो कहीं न कहीं विज्ञान की मेथोडोलॉजी का जो सोशल साइंस होते हुए साहित्य और कलाओं का था उसका बन, और वहाँ पर भी लगभग उसी मेथोडोलॉजी को दोहराया गया और उस पर जोर दिया गया कि साहित्य और कलाओं का भी अध्ययन वैसे ही करना चाहिए जैसे सोशल साइंस वाले करते हैं। और सोशल साइंस वाले कैसे करते हैं, जैसे विज्ञान वाले करते हैं। एक तरह से ये बड़ी चुनौती है समस्या कि सोशल साइंस में भी वही मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है थोड़े बहुत जो मेथोडोलॉजी साइंस में अपनाई, वैसी अपेक्षाएं उनसे भी की जाती। सोशल साइंस में विज्ञान वो वर्तमान वो भविष्य की भविष्यवाणी करने जो अच्छी अतीत में ऐसा हुआ है, भविष्य में ये होगा, तब समाज बदलेगा, तब क्या होगा, उसके भी भविष्यवक्ता है। उसके पीछे भी यही कारण है कि आपने समाज के अध्ययनों लगभग विज्ञान की तर्ज पर समाज के भूत भविष्य और वर्तमान के यूनिवर्सल ज्ञान के अध्येता के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास है। और इसीलिए आप देखिए कि इस प्रकार के जो दावे किए गए सोशल साइंसेस के अध्येताओं के द्वारा या उनके उनसे प्रेरित या उनसे संचालित प्रभावित जो तमाम विचारधाराएं राजनेता ने वो समय के बाद ज़्यादातर गलत साबित, क्योंकि समाज का मनुष्य का उस तरह का कोई आर्थिक संभव ही नहीं जैसे प्रकृति का या संभव। समाज एक ऐसी चीज़ है और समाज में मनुष्य एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप कुछ बातें को कह सकते, लेकिन एक सीमा के बाद आप ये निश्चय के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि यही हो। और कुछ लोगों को कहना कि बड़ा अच्छा है कि हम नहीं कह पाते, क्योंकि जिस दिन ये संभव हो जाएगा कि मनुष्य के बारे में, समाज के बारे में हम बिल्कुल 100% सही भविष्यवाणी कर सकते, उसके बाद तो फिर मनुष्य के लिए भी कोई ऐप बन गया, मनुष्य फिर मनुष्य ही नहीं रहता और उसको आप जैसे चाहें उसको संचालित करेगा। तो मनुष्य को तभी तक मनुष्य जब तक आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जिसके द्वारा आप उसको बांध सकें या संचालित कर सकें। इसलिए उसकी भी एक बड़ी गंभीर आलोचना कि मनुष्य के बारे में और मनुष्य के समाज में रहता है, समाज के बारे में अंतिम रूप से उस तरह की कोई भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। जैसे साइंस वाले को, साइंस पर हम लोग पूरी देर में आना तो उनकी अपनी समस्या, क्योंकि ऐसा करना एक तरह से मनुष्य को भी ऑब्जेक्ट में या यंत्र में तब्दील कर देना और फिर मनुष्य का उस समय की सत्ता जैसे चाहे वैसे समझ कोई आप पर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आपकी भावनाएं भी कंट्रोल ना है, आप वही करने लगे जो सत्ता चाहे। तो ये ज्ञान एक तरह से जिस अगर मान लीजिए आज उसी दिन में मनुष्य नहीं बना, मनुष्य का ही अवसान। इसलिए पिछले दशकों में समाज विज्ञान के अध्येताओं ने इस प्रकार के ज्ञान की आकांक्षा को लेकर इस तरह की आकांक्षा करना और ऐसे ज्ञान से समाज को बदलने का यत्न करना ही अपने आप में और दीर्घकालिक दृष्टि से वो मनुष्य विरोधी, क्योंकि अगर वो सफल हो जाए मान फिर मनुष्य के रूप में बचेगा ही नहीं।
और उसके भी जैसे आज के मोबाइल में इतने सारे ऐप हैं, एक ऐप आदमी का ही बन जाएगा और उसी हिसाब से उसको चलाया जाएगा। तो सोशल साइंस के साथ जिसके केंद्र में मनुष्य और समाज है, उसके रिसर्च के साथ और उसकी रिसर्च की मेथोडोलॉजी जो साइंस से है, उसके साथ ये गंभीर समस्या कम से कम 1980 के बाद के अध्येताओं को हुआ और उन्होंने उस पर चेतावनी दी कि ऐसी अपेक्षा करना गलत है और इस तरह की अपेक्षा से निकलने वाले परिणाम को गलत है। तो अगर इस बात को हम लोग यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोक लें और साहित्य और कला पर और विज्ञान पर हम लोग थोड़ी देर बात करें, साहित्य और कलाओं का जो स्वभाव है या उनका विषय उसको उस तरह से ऑब्जेक्ट प्रदान नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी प्रॉपर्टी का आप अध्ययन करें और उस पर आप आदि सदी आप कह सकते हो टेक्स्ट, चाहे साहित्य उपन्यास के रूप में हो, कविता के रूप में हो, नाटक के रूप में, टेक्स्ट है, भाषा लिखी गई चीज, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी की तरह भी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी एटॉमी का आप अध्ययन कर सकते, उसके अध्ययन की अपनी बहुत दूसरी जटिलता है। तो अगर हम साहित्य के और कलाओं के प्रक्रिया और उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो उसमें इस बात का बहुत सावधानी से ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य और कलाओं का स्वभाव बहुत कुछ सब्जेक्टिव, उस तरह से आप होता है कि साइंस की तरह तो बिल्कुल नहीं है और सोशल साइंस की तरह भी नहीं। इसीलिए पश्चिम के बहुत सारे विद्वान हम जान रखते हैं कि साहित्य से कलाओं से कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि ये दुनिया इतनी सब्जेक्टिव आप वर्ड कि इससे कोई ऑब्जेक्टिव ज्ञान आप ले ही नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। इसमें मनुष्य की जो भावनाएं हैं, उसकी संवेदनाएं हैं, उसका सुख दुख है, उसका खुश होना है, नाराज होना है, कभी आप कहते हैं नहीं बड़ा डाउन फील करना हो, कभी लगता है आप बहुत अपबीट हैं। तो मनुष्य के भावनाओं में, उसके जीवन में, उसके पारस्परिक संबंधों में जो चीज़ें घटित होती हैं, साहित्य और कलाओं का संबंध प्रायः उसी को वो अपनी रचना में लाने का प्रयास करता है। और केवल साहित्य की बात नहीं, चाहे वो संगीत में भी आप उसको लागू करके देख सकते हैं और यहाँ तक कि नृत्य कला में भी आप उसको लागू करके देख सकते हैं। चित्रकला, पेंटिंग या जितनी भी इस प्रकार की कलाएँ हैं, उन सब में आप देख सकते हैं कि साहित्य और कलाओं का जो स्वभाव है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। उसका संबंध मनुष्य की भावनाओं और संवेदनाओं से है जो लगातार परिवर्तित होती है। इसलिए ऐसे विषय जो जिनको उस तरह से ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, जिनका विषय जिनका संबंध बाहर से ज़्यादा मनुष्य के उपकरणों से, मनुष्य की संवेदनाओं से, उनका अध्ययन आप उस मेथोडोलॉजी के सहारे नहीं कर सकते जिस मेथोडोलॉजी के सहारे साइंस में अध्ययन होता है या कुछ अंशों में सोशल साइंस में। और उसका कारण ये, और उस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करूँ। तो ये है कि अगर आप ज्ञान को ध्यान में रखकर विचार करें और साइंस के बारे में अगर आप सोचें तो हम इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। साइंस का जो ज्ञान है वो कैसे आता है? साइंस का ज्ञान किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई करने से, जितने भी आपके मोबाइल के ऐप्स हैं वो क्वांटिफिकेशन के आधार पर चलते हैं। अगर आप किसी ज्ञान की प्रक्रिया को क्वांटिफाई कर सकते हैं तब उसको एक आप ऐप में, एक सूत्र में, एक फार्मूला में तब्दील करें और उसको मेजर कर सकते और उससे प्राय वही अपेक्षित परिणाम आप दे सकते। चाहे वो आपका कूलर चल रहा हो, चाहे वो आपकी कार चल रही हो, चाहे आपका AC चल रहा है,
तो एक खास प्रकार के क्वांटिफाइड नॉलेज की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जिसको आप क्वांटिफाई करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में छोटे टुकड़ों में आप बांट सकते हैं और फिर बांट करके उसके अनुसार समाज, लेकिन जहाँ पर समाज आता है और जहाँ पर मनुष्य आता है वहीं पर उसके क्वांटिफिकेशन की गुंजाइश कम हो। अगर आप उस अनुभव को क्वांटिफाई नहीं कर सकते एक समय के बाद, उसके बाद फिर आप उस तरह का यूनिवर्सल नॉलेज भी नहीं कर जैसे साइंस। इसीलिए सोशल साइंस के जो आप रिसर्च देखते हैं उसमें दावे चाहे जो भी किए जाए वो आंशिक रूप से ही सही साबित है, क्योंकि उसमें मनुष्य शामिल है और मनुष्य अगर शामिल है तो फिर मनुष्य और मनुष्य का जो समाज है उसके बारे में जो आपका ज्ञान उसको एक सीमा के बाद आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अब अगर आप साहित्य और कलाओं पर हैं तो वहाँ पर समस्या और भी जटिल और मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य की भावनाओं को, संवेदनाओं को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल, लगभग असंभव। और इसीलिए जैसे सोशल साइंस में भी अगर आप देखें, जैसे सोशल साइंस में उस तरह से भी साहित्य और कला के बारे में ज्ञान निर्मित करना या उस प्रकार की रचनाएं पैदा कर पाना हमेशा मुश्किल है। और वो इसीलिए साहित्य और कलाओं का उत्पादन मास प्रोडक्शन आप लार्ज स्केल पर आप चाहें जैसे लाखों कारें बनाई जाती हैं उस तरह से लाखों आप उपन्यास पैदा करते या लाखों पैर पैदा करते या इतने श्रेष्ठ उपन्यास हम एक साल में निकाल देंगे, ये इतने श्रेष्ठ कवि हमें बना देंगे, ये आप सोशल साइंस के लिए भी आप लागू कर सकते हैं, उस स्तर तक नहीं देते और कि इतने हमें महान रचनाकार और कवि पैदा कर नहीं हो, क्योंकि उसका स्वभाव ही मास प्रोडक्शन की अनुकूल। टेक्नोलॉजी जहाँ पर क्वांटिफाइड होने की आती है वहाँ आप मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन साहित्य और कला के साथ ये हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो उसका कारण ये है कि उसका स्वभाव ही मास प्रोडक्शन की है। आप विचार कीजिए कि जैसे साहित्य या कला आज से 200 साल पहले भी वैसी ही थी, 2000 साल पहले भी वैसी ही थी। यानी साहित्य और कलाओं के रचने की जो प्रक्रिया है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे विकास के बाद भी पूरी बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। पहले आप कागज पर लिखते थे, उससे पहले कहीं और लिखते थे, ये थोड़े बदलाव हुआ है। आज आप कंप्यूटर पर लिखते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई उस तरह से आप क्वांटिफाई करने की एक अच्छी कविता लिखने का ये फायदा या अच्छा उपन्यास लिखने में फायदा या अच्छे कवि उपन्यासकार बनाने में फायदा नहीं। इसीलिए कभी भी और न केवल भारत में पूरी दुनिया में कभी ये नहीं हुआ है कि एक समय में आपको हजारों महान कवि और उपन्यासकार बनाने नहीं, कभी भी नहीं। समाज चाहे जितना आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए उसमें सारी समस्याएं समाप्त हो, फिर भी साहित्य और कला के क्षेत्र के बड़े रचनाकारों की संख्या हमेशा सीमित रहेगी, क्योंकि उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। और अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो मास प्रोडक्शन भी आप नहीं कर सकते। ये नहीं होगा कि आपने ये योजना बनाई कि 2025 तक में 100 बिराला जैसे महान व्यक्ति तैयार करते हैं और 200 प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार तैयार करते हैं, नहीं होगा, वो संभव ही नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव क्वांटिफिकेशन के खिलाफ, उसके अनुरूप नहीं। सोशल साइंसेस में कुछ स्तर तक क्वांटिफिकेशन संभव है और कई बार हिंदुस्तान में सोशल साइंसेस में जो क्वांटिफिकेशन संभव हो जाता है कुछ स्तर,
उसको लोग साहित्य पर भी लागू करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं साहित्य में भी। अगर आप अपनी पूरी परंपरा का अध्ययन कर लीजिए, पूरी विषय की पूरी हिस्ट्री आप समझ लीजिए, साहित्य आपके पास गहरा ज्ञान हो जाए तो आप महान रचनाएं पैदा कर सकते। उसके पीछे भी क्वांटिफिकेशन के एक विशेष रूप का आग्रह है, विशेष पद्धति का। अब आप देखिए कि और उसको आप किसी भी रचनाकार के साक्ष्य पर ले सकते। एक ही रचना और किसी सामान्य रचनाकार की बात नहीं बनती, बड़ा से बड़ा रचना एक ही समय में, एक ही साल में, या कई बार एक ही महीने में उसकी कोई एक रचना आपको बहुत अच्छी मिलेगी और दूसरी रचना बहुत औसत दर्जे की मिलेगी। अगर मैं हिंदी से उदाहरण दूँ तो निराला की 1935 या 36 में लिखी गई सारी कविताएं अच्छी नहीं। निराला वही है, उनके पास ज्ञान वही है, लेकिन उसके बाद भी एक रचना अच्छी हो जाती है, दूसरी रचना अच्छी नहीं होती। अगर क्वांटिफिकेशन संभव होता है तो सारी रचनाएं एक ही से। एक संगीतकार है, कहीं गाता है बहुत अच्छा गाता है, अगले दिन दूसरी जगह जाता है उतना अच्छा नहीं गाता, तो वहाँ पर भी क्वांटिफिकेशन संभव है, क्योंकि आपका जो मूड है, आपके इमोशंस हैं, आपकी जो केमिस्ट्री है, आपका जो टेम्पो है, वो सारी चीज़ें इतनी खास है कि एक शिक्षक के रूप में आप सभी का अनुभव होता है कि आप कक्षा में जाते हैं पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। किसी दिन आपका व्याख्यान बहुत अच्छा है और किसी दिन आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अच्छा नहीं। उसके पीछे भी यही चीज़ कि आप अपने व्याख्यान को क्वांटिफाई नहीं। सोशल साइंस में कुछ बोलो, साइंस में उससे ज़्यादा हो, लेकिन सबसे कम कलाओं और साहित्य, इसीलिए वहाँ हमेशा ये अनिश्चितता बनी रहेगी। कोई एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरी चीज़ उसी के आगे बड़ी खराब। इसलिए साहित्य का, कलाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, उनका जब हम उनके बारे में हम जो शोध करते हैं तो उनकी इस प्रकृति का हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी हम ये समझ पाएंगे कि एक ही समय में, एक ही वर्ष में एक रचना का क्यों एक अच्छी रचना लिखता है और फिर उसी महीने में एक बहुत मामूली अवसर हो सकती है। उसकी व्याख्या आप सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी इसके आधार पर आप नहीं। ये चीज़ साहित्य और कलाओं के अध्ययन के लिए मुझे लगता है बहुत खास है, और इसको ध्यान में रखकर हम साहित्य की, कलाओं की प्रक्रिया या उसकी मेथोडोलॉजी को विकसित करने का प्रयास करें, या उसके बारे में अगर हम जागरूक हों, इन बातों को ध्यान में रख करके हम उसके बारे में सोचें, अध्ययन कराएं या रचना करें, तो शायद हम ज़्यादा बेहतर परिणाम पा सकते। लेकिन अगर हम साइंस की मेथोडोलॉजी को बहुत साहित्य और कलाओं को लागू करने का प्रयास करते हैं तो उसके परिणाम प्रायः नकारात्मक। पूर्व ज्ञान कई बार आपके लिए अवरोध भी बनता है, वो आपके आगे के ज्ञान का रास्ता रोक देता है, और अगर आपके विषय के अनुरूप वो नहीं है तब तो फिर और भी बुरा साबित है कि बीमारी कुछ है और दवा कुछ और आप देते हैं, उस तरीके से और ज़्यादा नुकसानदेह साबित है। इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने ये बात मुझे रखनी चाहिए कि अलग अलग डिसिप्लिन्स के अनुसार हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च प्रोसेस के बारे में विचार करना चाहिए। इसको ज़्यादा हुआ नहीं, भारत में दुनिया में भी अब थोड़ी सी इस तरह की जागरूकता पैदा हो रही है कि साइंस का तरीका साइंस के लिए भी कुछ अंशों में ठीक है, सोशल साइंस के लिए भी नहीं ठीक है, और कलाओं और साहित्य के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब अंत में अपने व्याख्यान में मैं साइंस की जो मेथोडोलॉजी रही उसकी चर्चा पर फिर से वापस आता हूँ और उस पर कुछ बातें करता हूँ जिससे सोशल साइंसेस और साहित्य की जो मेथोडोलॉजी में
जिस परिवर्तन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ उसके लिए एक और आधार आपको मिल जाए, तो उसमें विचार कीजिए, मुझसे सहमत होने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जो मॉडर्न साइंस थी कम से कम 20वीं सदी के आसपास में शुरुआत है, वो जिसको आप न्यूटॉनिक साइंस कहते हैं, न्यूटन ने फिजिक्स का जिस तरह से विकास किया, वो साइंस थी। और फिलासफी में जिसको आप कहते हैं पॉजिटिविस्ट साइंस, जिसमें वो सारी चीज़ें खास थी जिसके अंदर सबसे जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, वो अपने शोध से बिल्कुल बाहर थ्योरेटिकली माना गया। जैसे कुछ लोगों ने आलोचना की, जैसे उस वैज्ञानिक की इस रूप में परिकल्पना की गई कि जैसे वो है ही नहीं। अगर आप हैं और आप किसी चीज़ पर शोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ शोध करने वाले का जिस पर वो शोध कर रहा है उससे संबंध बनेंगे, आप चाहे जितनी कोशिश करें क्यों ना बने, और उस प्रक्रिया में हो सकता है कि उसका प्रभाव भी पड़ जाए। लेकिन जो साइंस थी कम से कम 20वीं सदी की शुरुआत से पहले है, जिस पर न्यूटन के विचारों का गहरा प्रभाव है, उसमें यह माना गया था कि जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, वो लगभग अनुपस्थित ही है भी लेकिन नहीं। उसके लिए अंग्रेजी में है कि जैसे एक ऐसी मशीन की आप कल्पना कीजिए जिसको कोई प्रेत चला रहा है, होश की मशीन, एक ऐसी मशीन है जिसको कोई भूत प्रेत चला रहा है। तो जो वैज्ञानिक था, जो रिसर्च करता है, उसकी न्यूटन के साइंस में इसी रूप में करता है, वो है लेकिन नहीं। इसको कहा गया कि वो एक ऐसे आर्किमिडियन पॉइंट पर अवस्थित है जो इस समाज से बाहर है। ऐसा कोई आर्किमिडियन पॉइंट हो नहीं सकता। अगर मनुष्य है वो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, वैज्ञानिक के रूप में रिसर्च कर रहा है, तो जिस ऑब्जेक्ट का वो अध्ययन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसका और उस मनुष्य का एक संबंध बनता है, और वो संबंध बनेगा तो परस्पर कुछ न कुछ एक दूसरे को प्रभावित भी करे। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वो जैसे पहले बिल्कुल अलग अलग माना, 20वीं सदी की शुरुआत में विशेष रूप से अल्बर्ट आइंस्टाइन की यदि आप ये समझ में आया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी लिखा है बताया कि वो ऑब्जेक्ट जब जिसका अध्ययन करने के लिए संदेश जाता है तो उसके समीप पहुँचने के साथ उस ऑब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन करते हैं। वो ऑब्जेक्ट उस तरह से वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता जो उसके पहुँचने से पहले। इसको हम लोग व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं। यहाँ आप हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमारा स्वरूप लगातार, अगर हम अपने बड़े के सामने हैं तो हमारा रूप कुछ और है, अगर हम अपने से छोटे के सामने हैं तो हमारा रूप कुछ और होगा। तो तमाम तरह की भूमिकाओं और संबंधों में हमारा रूप बदलता है, और इसलिए व्यक्ति रूप में हम एक ही हैं, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भों में हम लगातार बदलते हैं। हमसे कोई पूछता है कि इस पर बताइए तो हम सोचते, हम तो वो नहीं बताते हैं जो हमारे मन में, हम दूसरे को ध्यान में रख करके ज़्यादा बताते हैं। तो एक व्यक्ति के रूप में भी अगर आप सोचें तो मनुष्य लगातार अलग अलग संदर्भों में बदलता है। ये अच्छी चीज़ है, बदलना चाहिए। भाई अगर हम अपने बड़ों के साथ वो ऐसे पेश हैं, जैसे छोटों के साथ हैं, तो बड़ी खराब चीज़ है। अगर मनुष्य इस तरह से बदलता है तो आइंस्टाइन ने कहा कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जो एक संबंध बनता है उसमें प्रकृति भी बदलती है। एक वैज्ञानिक जब किसी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करता है तो वो ऑब्जेक्ट भी उस अध्ययन को बदल जाता है, वो वही नहीं रहता है जो उससे पहले। इसलिए सैद्धांतिक रूप से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप अलग करके समझ ही नहीं सकते। वो दोनों मिले हुए सुविधा के लिए आपने कर दिया, लेकिन तो बहुत सही करता नहीं। और इधर पे वैज्ञानिक है
वैज्ञानिक हैं विज्ञान के दार्शनिक दोनों राजू नामों की पूरी किताब आई है, वी हैव नेवर बीन मॉडर्न। उसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगी आपको शेयर करें। उन्होंने कहा कि वो प्रकृति या वो ऑब्जेक्ट जिसका अध्ययन वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में करता है, वो और उस प्रयोगशाला से बाहर के वो ऑब्जेक्ट है दोनों का। प्रयोगशाला में आने के बाद वो चीज़ वही नहीं रह जाती तो उससे बाहर उसको भी कहीं ना कहीं आपने अपने प्रयोग के अनुरूप परिस्थिति कर, उसका जो पूरा डायनेमिक्स था, उसका जो कंटेंट्स था वो आपने बदल दिया। इसलिए वो ऑब्जेक्ट प्रयोगशाला में आने के बाद वही ऑब्जेक्ट नहीं है जो प्रयोगशाला से बाहर जहाँ से आप उसको उठाने मिल जाए तो वहाँ पर मुझे लगा कि बड़ी समझता है। इसलिए अगर इन सारी चीज़ों के आलोक में साइंस की मेथोडोलॉजी और ज्ञान पर आप विचार करें तो कम से कम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जाने के बाद वहाँ भी अब इस बात को स्वीकार किया जाने लगा। प्रोबेबिलिटी की बात आ गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विज्ञान का जो ज्ञान उसको एक लंबे समय तक वैज्ञानिक से पूर्णतः निरपेक्ष माना जाता है और जिसके बारे में दावा किया जाता था कि यूनिवर्सल, उसके बारे में भी आज ही कहा जाता है कोई एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना, और उस ज्ञान में उस ज्ञान को निर्मित करने वाले, उसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का भी हस्तक्षेप है। तो उससे पूरी तरह निरपेक्ष ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं। मैं इसको अपने इसलिए लाना चाहता हूँ कि अगर विज्ञान के बारे में ये कहा जा रहा है कि विज्ञान का ज्ञान भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल नॉलेज नहीं, वो एक प्रोबेबल नॉलेज है। तो ये बात सही है। मनुष्य के शरीर के बारे में विज्ञान कितना जानता है? बहुत कम जानता है। उसको 20-25% ये चीज़, और उसमें ऐसे के 50 डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं बीमार पर, नहीं उसकी डायग्नोसिस सही नहीं, उसकी सही है, जो लगता है कि इसकी भी सही है। अगर इतना यूनिवर्सल एक्टिविटी नॉलेज होता है तो किसी एक डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं 50% ठीक है। तो व्यवहारिक रूप से भी अगर आप देखें तो ये जो बड़बोलापन है विज्ञान वो एब्सोल्यूट यूनिवर्सल नॉलेज प्रोड्यूस करता है, वो भी गलत था। चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से आप विचार कीजिए, उस ऑब्जेक्ट की दृष्टि से विचार, इसका अध्ययन वैज्ञानिक। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँ कि अगर इस तरह का एब्सोल्यूट यूनिवर्सल नॉलेज का दावा आज की तारीख में विज्ञान के क्षेत्र में भी सही नहीं साबित हो रहा है तो फिर वो सोशल साइंस के क्षेत्र में भी और कम सही साबित होगा और साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में तो बहुत ही कम सही। इन बातों को ध्यान में रखते अगर हम साहित्य और कलाओं की रचना प्रक्रिया प्रोसेस या बात करें तो सोशल साइंस पर बात करें या फिर साइंस पर ही बात करें और उसमें जो शिफ्ट आता है उनकी डोमेन के उससे उनकी मेथोडोलॉजी कैसे बदलनी चाहिए इस पर हम विचार करें तो हम शायद उन बहुत सारी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं जिनको लंबे समय तक हम लोग दोहराते रहे। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीज़ों पर फोकस किया है, दूसरी चीज़ों पर जाएंगे तो थोड़ा समय बात इधर उधर खोलने की निकली। तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आपको